बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग ये समझें कि सारी क्लास में हमने जितनी भी बातें पढ़ी हैं, डेटा क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, ये सारी बातें गवर्नेंस से रिलेटेड, इन सबको हम कंक्लूड करेंगे एक तरह से, और इंशाल्लाह कोशिश है कि आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। सबसे अहम चीज़, डेटा गवर्नेंस के लिए ड्राइवर्स क्या क्या हो सकते हैं। एज ऑलवेज आपकी बुक एक लाइन में बात करके ख़त्म कर देती है। हम यहाँ से इस चीज़ को पहले कवर करते हैं कि क्या क्या ड्राइवर्स हो सकते हैं डेटा गवर्नेंस के लिए। डेटा सेंट्रिक बिजनेस मॉडल। सर, हमने देखा कि उबर, करीम, ये सब क्या करते हैं, ये आपके डेटा को यूज करते हैं आपको एक बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, या बस इन्होंने एक बिजनेस मॉडल बना दिया कि हमने गाड़ी यूजर तक पहुंचानी है। इनका मकसद ये है? नहीं, इनका मकसद है कि इन्होंने यूजर को नियरेस्ट राइड पहुंचानी है। फूड पांडा का मकसद ये नहीं है कि आपको खाना पहुंचाना है सिर्फ, तो आप कराची से ऑर्डर करें, आप लाहौर से ऑर्डर करें, ऐसा नहीं होगा। आपको आपकी नियरेस्ट जगह से वो खाना ला के देंगे ताकि जल्द से जल्द हो और कॉस्ट एफिशिएंट रहे। वरना वो चीज़ जो खाना 400 रुपये का होगा आपको मिलेगा 1000 रुपये का। ऐसी चीज़ पे हमने नहीं जाना। ऐसे ही उबर करीम की अगर बात करें तो राइड 200 रुपये की होगी, लेकिन जाहिर है अगर वो दूर से आएगा तो वो 400 रुपये 500 रुपये चार्ज करेगा। तो इस चीज़ को साथ लेकर चला उन्होंने, और डेटा की मदद से कि कौन सा कस्टमर कहाँ है, किस तरफ ज़्यादा राइड्स होती हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा राइड्स होती हैं अक्सर आप देखेंगे वहाँ पे रेट्स भी ज़्यादा हो रहे होते हैं। ये चीज़ ऑब्जर्व किया आपने? क्योंकि उनको पता है कि अगर एक नहीं आएगा तो दूसरा आ जाएगा। और ये सब कैसे मुमकिन है? डेटा की मदद से। तो दैट्स हाउ डेटा गवर्नेंस आपको हेल्प करती है। मास्टर डेटा मैनेजमेंट। सर, डेटा है, बहुत सारा है, और मास्टर डेटा उसे कहते हैं जहां से डेटा आ रहा है। मास्टर डेटा वो मेन फाइल होती है जिसे हम कहते हैं मास्टर फाइल। उस डेटा को आपने मैनेज करके रखना है। अगर आप नहीं करेंगे तो कल हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि ABC इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का एक बंदा आपके पेबल में आ रहा होगा, वही बंदा आपके पास रिसीवेबल में आ रहा होगा। अब जब पेमेंट का वक्त आएगा या पैसे आने का वक्त आएगा, हमें कैसे पता हमने किसको पैसे देने हैं या एंट्री किसके अकाउंट में डालनी है? पेमेंट तो हम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन रिकॉर्ड किसके अकाउंट में करेंगे? तो ये सब तब सही से हो पाएगा अगर आपकी मास्टर फाइल जहां पर ये सारा डेटा है वो सही से मैनेज है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर हम कुछ की ड्राइवर्स पढ़ रहे हैं जो कि डेटा गवर्नेंस में हमारी हेल्प करती है। सेल्फ सर्विस एनालिटिक्स, जिसको आप SSBI भी कहते हैं, इसका क्या मकसद होता है? इसका मकसद होता है कि IT वाले बंदे के बगैर इंडिपेंडेंटली आप डेटा का इस्तेमाल कर सकें। समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पे मैं एक मार्केटिंग का बंदा हूँ, कंपनी के अंदर मुझे डेटा यूज करना है, तो जब IT वाला होगा कि तभी यूज करूँ मैं? ऐसी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट आया सेल्फ सर्विस एनालिटिक्स, मतलब IT वाले का मोहताज नहीं होना मुझे। IT वाला मुझे सिस्टम बना के दे रहा है, डेटा मैनेज कर रहा है, ये सब करके क्या करके दे रहा है? मुझे एक्सेस दे रहा है। इसका एक्सेस मार्केटिंग तक होना चाहिए, और फिर मुझे अब IT वाले की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या IT वाला इग्नोर कर देगा मुझे? नहीं। IT वाला क्या करेगा? वो ये नजर रखेगा कि कहीं मैं अपने रोल से आगे तो नहीं बढ़ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे जितना एक्सेस दिया गया है मैं उसका गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ या उसका ज्यादा एक्सेस कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है? 360 कस्टमर व्यू। सर, कस्टमर का सिर्फ एक डेटा लेने से आपको फायदा नहीं होगा। कस्टमर का सिर्फ एक डेटा लेने से आपको फायदा नहीं होगा। मैंने आपको एग्जांपल दी फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, ट्विटर की। क्या ये सिर्फ ये देखते हैं कि आप देख क्या रहे हैं? हमने बात की थी, या वो आपकी वॉइस भी सुन रहे होते हैं, आपकी वीडियोस भी देख रहे होते हैं, आपकी पिक्चर्स भी देख रहे होते हैं। आपकी पसंद नापसंद का पता है फेसबुक को, आपसे ज्यादा जानता है वो कि आपको क्या पसंद है। वो आपको वही चीज दिखाता है, वो आपको वही चीज रेकमेंड करता है। तो इसे कहते हैं 360 कस्टमर व्यू, कि अपने कस्टमर को हर एस्पेक्ट से देखो। कंप्लायंस एंड रेगुलेशन। मेरे ख्याल से ये कोई हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं कंप्लायंस एंड रेगुलेशन वाली बात, और बात वही रहेगी कि आपके पास डेटा है, वो बार बार क्यों एम्फेसाइज कर रहा है। मैंने एक बात बताई है कि अगर ये नहीं करेंगे आप तो इसका नुकसान ये है पेनल्टीज। पेनल्टीज। और अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ही डेटा पर चलता है और आपके पास बहुत ज्यादा डेटा मौजूद है, तो ये मुमकिन है कि आपका लाइसेंस भी टर्मिनेट कर दे गवर्नमेंट। बात समझ रहे हैं आप लोग? ऐसा भी हो सकता है, ये इसका रिस्क है कि आपका लाइसेंस टर्मिनेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर पेनल्टीज लगा सकते हैं अच्छी खासी। इस वजह से कंप्लायंस एंड रेगुलेशन आपको बार बार दिखाया जा रहा है। बिग डेटा मैनेजेबिलिटी।
बिग डेटा क्या होता है? मैंने आपको बताया कि बहुत मामूली बारीक बारीक सा डेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, ये जो डेटा है कि आप कब क्या देख रहे हैं, कब क्या खा रहे हैं, कब क्या बोल रहे हैं, ये बहुत बारीक सा डेटा है। ये कोई ऐसा डेटा नहीं है कि इस कस्टमर ने इस टाइम पर सेल्स ये वाली चीज परचेज की, ये वाली चीज सेल की। ये एक बहुत बड़ा डेटा है। लेकिन एक छोटा सा डेटा कि हमारे कस्टमर ने क्या बोला, क्या सुना, क्या खाया, क्या देखा, ये बहुत बारीक सा डेटा और ये बहुत ज्यादा मिकदार में है। इस डेटा को मैनेज करना एक ड्राइवर है आपके लिए। इसके ऊपर पूरा चैप्टर 4 बना हुआ है कि किस तरीके से आप बिग डेटा को मैनेज करेंगे। अच्छा, क्या बिग डेटा की मिसाल यही है सिर्फ? एक और भी मिसाल देते हैं आपको। एक फैक्ट्री एज्यूम करें, उस फैक्ट्री में एक मशीन है। अब मसला यह है कि कुछ मशीन ऐसी होती हैं, आप तो सोचेंगे सर मशीन चल रही है, बंद हो जाए क्या मसला है, दोबारा चला लेंगे। लेकिन कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिनको चलाने में आपको करोड़ों की कॉस्ट देनी पड़ती है। करोड़ों की मतलब अगर वो बंद हुई तो ये समझे आपके ऊपर करोड़ रुपए का टीका लग गया। बात समझ आ रही है? और ऐसा क्यों होता है कि एक मशीन होती है, सीमेंट फैक्ट्री में यूज होती है, उसे कहते हैं किलिन। उसका काम क्या होता है? सीमेंट को हीट करना। उसका टेम्परेचर होता है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर वो बंद हुई तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब उस जीरो को 1400 पे ले जाना एक टास्क है। उसके लिए आपको करोड़ों रुपए का कोयला जलाना है, गैस जलानी है, बिजली चाहिए। ये तीन चीजें आपको चाहिए। तो इसीलिए उस फैक्ट्री की कोशिश होती है कि ये बंद नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फॉल्ट भी आने वाला है तो हम पहले से रिजॉल्व कर दें कि बंद नहीं हो कहीं से, क्योंकि अगर ये बंद हो गया तो हमारे गले पे एक अच्छी खासी कॉस्ट आ जाएगी। अब इस चीज में डेटा हेल्प करेगा आपको। कैसे? आपने अगर उस मशीन के साथ एक ऐसा एआई मॉडल अटैच कर दिया जो कि डेटा को यूज कर रहा है कि ऐसा क्या होता है, कल वाली क्लास याद कीजिएगा, कल हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या हो कि मुझे क्या जवाब देना है। एआई पे कल हमारी बात हुई थी। अगर आप एआई को इतना ट्रेन कर दें, तो मैंने उस एआई को मशीन से रिलेटेड पिछले 10 साल का डेटा दे दिया कि ये कब कब बंद हुई। तो पता है उसने क्या किया? उस एआई मॉडल ने उस डेटा को रीड किया और ये देखा कि पीछे से ऐसा क्या हुआ था मशीन में जो मशीन बंद हो गई। अब इस बेस पे वो क्या करेगा? वो ये देखेगा कि आइंदा ऐसा कुछ होने वाला होगा ना, वो पहले से अलार्म बजा देगा कि देखो ऐसी सिचुएशन हो रही है, 6 घंटे में मशीन बंद हो जाएगी, आप बराए मेहरबानी अपनी प्रिकॉशंस ले लें। तो ये कैसे हुआ? बिग डेटा की वजह से। अब क्या ये कोई बहुत बड़ा डेटा है? नहीं, बहुत बड़ा डेटा नहीं, बहुत मामूली सा डेटा है, लेकिन क्वांटिटी में ज्यादा है। बात समझ आ रही है कि मशीन किस पॉइंट पर क्या हरकत कर रही है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसको इलेक्ट्रिसिटी कितनी मिल रही है। हो सकता है कि अगर टेम्परेचर उसका 1500 हो तो वो बंद हो जाए, उसमें ऐसी कोई उसमें टेक्निकलिटी हो। तो डेटा आपको बताएगा कि ये चीज होने वाली है जिसकी वजह से मशीन ट्रिप हो सकती है। आपने पहले से ध्यान रखना है। बात समझ आ रही है? एजिलिटी फॉर M&A से यहाँ पे मुराद है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। इस ड्राइवर का मकसद क्या है? सर अज्यूम करें दो कंपनीज हैं या दो डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों जगह पर डेटा इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है मतलब इधर भी सेल्स का डेटा मेंटेन होता है, इधर भी सेल्स का डेटा मेंटेन होता है, लेकिन दोनों का जो पैटर्न है वो अलग अलग है। क्या मैं इस डेटा को मर्ज कर सकता हूं? क्या मैं इस डेटा को मर्ज कर सकता हूं? जवाब दें। एक डेटा इधर है, एक डेटा इधर है, लेकिन दोनों का पैटर्न अलग अलग है। यहाँ पे कस्टमर नेम आता है, सेल्स आता है, अमाउंट आता है। और इधर वाले में अज्यूम करें अमाउंट पहले आता है, सेल्स बाद में आती है, कस्टमर का नेम बाद में आता है। क्या मैं इस डेटा को मर्ज कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? कस्टमर नेम के अंदर अमाउंट आ रहा होगा, कहीं पे डेट आ रही होगी, क्योंकि डेटा आपका इनकंसिस्टेंट है। तो वो ये कहना चाह रहा है, एजिलिटी कहते हैं एबिलिटी को कोई काम कंसिस्टेंटली होता रहे। तो आपके पास आपका डेटा इस तरीके से होना चाहिए कि अगर दो ऑर्गेनाइजेशंस का मर्जर्स एक्विजिशन भी हो या दो डिपार्टमेंट्स का डेटा आप सही से मैनेज करना चाहें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आपके पास डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। वही वाली बात कनेक्ट हो रही है डेटा की क्वालिटी से। A company with a strong data governance can seamlessly merge customer list after an acquisition। इन्होंने क्या एग्जांपल दी कि एक कंपनी थी, उसने दूसरी कंपनी को एक्वायर करना था, उसने एक्वायर कर लिया। अब एक्वायर करने के बाद दोनों के कस्टमर सेम हो गए, एक ही कंपनी के हो गए ना। अब उन्होंने वो लिस्ट मर्ज करनी है। तो अगर वो लिस्ट कंसिस्टेंट ही नहीं होगी, क्या मर्ज करना पॉसिबल है? नहीं। एडवांस्ड एनालिटिक्स एंड एआई क्या मतलब? ये वही वाली चीज जो हमने कल पढ़ी कि आपने अपने एआई मॉडल को इस तरीके से ट्रेन किया
आपने अपने एआई मॉडल को इस तरीके से ट्रेन किया कि वो बहुत सारे काम आपके ऑटोमेटेड कर देता है। सही है। यहाँ पर इन्होंने क्या एग्जाम्पल दी है, एक एग्जाम्पल है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज, क्या होता है कि अगर आपके कार्ड की लिमिट रीच हो जाए तो क्या वो आपको ट्रांजैक्शन करने देगा? उसको कैसे पता कि अब नहीं करने देना? उसको आपने इस तरीके से बताया हुआ है। सही है। अगर मैं ऐसा एआई मॉडल बना दूं कि वो लिमिट रीच होने से पहले बता दे कि आपकी लिमिट रीच होने वाली है, बराए मेहरबानी आप अपनी लिमिट एक्सटेंड करवा लें या पेमेंट कर दें, वॉट एवर जो भी आपको करना है, तो इससे फायदा होगा नहीं होगा? मेरे कस्टमर को पहले पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि अगर ये ऑटोमेटेड डिसीजंस गलत ले लिए गए तो नुकसान भी तो वैसे ही होगा ना। मतलब कस्टमर की लिमिट 1 करोड़ की पड़ी है, वो उसको बार बार कह रहा है कि पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, कह रहे भाई मैंने यूज ही नहीं किया। वो नाराज हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्या वो यूज करेगा आपका कार्ड? तो आपने एआई तो यूज कर लिया, आपने कहा ऑटोमेटेड डिसीजंस लूंगा मैं, बहुत अच्छे से काम करूंगा, लेकिन आपने अपने एआई मॉडल को इतने अच्छे से डिजाइन नहीं किया कि वो आपका काम आपको फायदा दे। बात समझ आ रही है? तो ये कुछ आपके पास की ड्राइवर्स थे, समझ में आए? कोई एक ड्राइवर जो समझ ना आया हो, कोई बात क्लियर है? यही सारी बातें किताब ने की हैं एक एक लाइन में। एक बार इसको देख लेते हैं। डेटा सेंट्रिक बिजनेस मॉडल्स, organizations increasingly adopt data centric views to support digital transformation and innovative business models। ऊबर वाली मिसाल, करीम वाली मिसाल, कि आपने सिर्फ उस डेटा को ये नहीं संभाल के रख लिया, आपने उसको इनोवेटिव बिजनेस डिसीजंस में यूज करना है। एंटरप्राइज वाइड डेटा क्वालिटी एंड मास्टर डेटा मैनेजमेंट, आपके पास जो डेटा की मास्टर फाइल है आपने उसे सही से मैनेज करना है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो नुकसान क्या होगा? आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा या नुकसान हो रहा होगा उल्टा। मास्टर डेटा क्या होता है, इसने वही बताया कि आपके जितना भी डेटा है उसकी जो फाइल है, जो मेन फाइल है, उसे कहा जाता है मास्टर फाइल। बिग डेटा मैनेजेबिलिटी, managing the complexity and volume of data in big data environments to extract meaningful insights। बिग डेटा के बारे में बात हुई हमारी कि ऐसा डेटा जो कि बहुत बारीक सा है और बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, उसको किस तरह से आपने मैनेज करना है। यह आपका एक इम्पॉर्टेंट डेटा गवर्नेंस में चीज़ है, तभी इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। Standards for agility, creating standards that enhance the organization's ability to respond to external influences such as mergers and acquisition। कि आपने एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाना है, डेटा को कंसिस्टेंट रखना है, बेसिकली इसका मकसद ये है ताकि कोई मर्जर्स एंड एक्विजिशन का केस हो या आपने डेटा मिलाना हो तो आसानी से आप ये काम कर सकें। सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस, empowering business users to perform data analysis independently of IT। IT की ज़रूरत ना पड़े। necessitating clear governance to ensure data reliability। SSBI allows business users to independently access and analyze data using tools like Power BI or Tableau। Organizations enable this by, ये क्या है Power BI और Tableau? ये डेटा एनालिटिक्स के टूल्स हैं। इनको आप डेटा प्रोवाइड करते हैं, ये आपको ग्राफ्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में ये बताते हैं कि इस डेटा का मतलब क्या है। अब अगर मैं आपको एक एक्सेल की फाइल दे दूं डेटा की सिर्फ, तो उसमें से आप क्या डेटा निकालेंगे? कस्टमर है, परचेज कर रहा है इस दिन, क्या पता चलेगा इसमें से? कैसे पता चलेगा? ये तो 1,000 कस्टमर्स हैं, 1,000 क्वांटिटी है, 1,000 डेट्स हैं, कैसे पता करेंगे आप? तो पावर बीआई क्या करेगा इस केस के अंदर, आप इसको एक फाइल उठा के देंगे और फिर ये क्या करेगा, आप इसको बोलेंगे यार डेटा को मंथ वाइज मर्ज कर दो, तो जितनी जनवरी की सेल होगी ना वो उसको एक बार में दिखा देगा। फिर आप बोलेंगे रीजन वाइज मर्ज कर दो, वो एक रीजन की सेल दिखा देगा और ये बताएगा किस रीजन में ज्यादा सेल हो रही है। पावर बीआई आपको इस तरह से हेल्प करता है। सेम काम आप एमएस एक्सेल में रहते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन वहां करना ही थोड़ा सा मुश्किल है, उसकी कुछ लिमिटेशन है। पावर बीआई का मकसद ही ये काम करना है। ग्रांटिंग कंट्रोल्ड एक्सेस टू डेटा सेट्स थ्रू रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। देखें, आईटी वाले ने आपको एक्सेस तो दे दिया है, लेकिन आपके रोल के हिसाब से होना चाहिए। प्रोवाइडिंग अ सिमेंटिक लेयर विद बिजनेस फ्रेंडली मैट्रिक्स एंड केपीआईज टू सिंप्लीफाई एनालिसिस। अब सोचें, उसने आपको एक सिस्टम तो दे दिया, लेकिन वो इतना मुश्किल कर दिया कि यार चला लो, चला सकते हो तो। अब बताएं आपके किसी काम का है वो?
तो यहीं पे यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि वो बिजनेस फ्रेंडली मैट्रिक्स में होना चाहिए। एक आईटी वाले की जुबान एक बिजनेस वाला नहीं समझ सकता। मेटा डेटा मैनेजमेंट इससे पहले पता था आपको? नहीं। डेटा वाले को पता होगा, बिजनेस वाले को, अकाउंटिंग वाले को नहीं पता। आईटी वाला आपके सामने बोल रहा है मेटा डेटा, आप कह रहे हो यार क्या बोल रहे हो तुम? बात समझ आ रही है? इंश्योरिंग डेटा रिलायबिलिटी थ्रू डेटा गवर्नेंस एंड ऑडिटिंग। आपने डेटा की रिलायबिलिटी को इंश्योर करना है। किस तरीके से? जो आप पढ़ते हुए आए पीछे, डेटा गवर्नेंस और ऑडिट्स के जरिए। रिस्ट्रिक्टिंग सेंसिटिव डेटा एक्सेस यूजिंग क्लासिफिकेशन पॉलिसी। मतलब जो सेंसिटिव डेटा है उसको आप क्लासिफाई कर दें अलग से कि सेंसिटिव डेटा है, इसको अलग रखना है, इसको हर किसी को एक्सेस नहीं देना। इसका एक्सेस सिर्फ सीईओ के पास होगा या इन लोगों के पास होगा जिसको जरूरत है। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट चौथी बार पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। establishing transparent and understandable data process to comply with legal and regulatory frameworks। सबसे आसान यही पॉइंट लगता है हमें, ऐसा ही है, इसमें कुछ मुश्किल ही नहीं है। operational BI and advanced analytics, leveraging real-time analytics and advanced tools for decision making, requiring robust governance to ensure data accuracy। आपने अपने डेटा को यूज करते हुए अपने बेहतर से बेहतर डिसीजंस लेने, एनालिसिस करनी है। सोशल मीडिया एंड 360 कस्टमर व्यूज, अपने कस्टमर को, अपने डेटा को अपने हर एस्पेक्ट से जमा करना है, किसी एक एस्पेक्ट से लेकर ये नहीं कहना कि बस मेरा काम हो गया। रेलेवेंस अक्रॉस इंडस्ट्रीज, data governance is particularly critical in large enterprises and regulated sectors like finance, where the need for centralized controls mechanism is pronounced. For example, financial institutions in Pakistan must align with the SBP framework to manage customer data securely, while global corporations may need to comply with global regulations also. बुक को भी सबसे आसान बात कंप्लायंस रिक्वायरमेंट लगती है, तभी वो एग्जाम्पल भी कंप्लायंस की देता है आखिर में। हालांकि मेरे हिसाब से इन सबको एक एक एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या मतलब है किस चीज का। डेटा गवर्नेंस चैलेंजेस, इन तीन जो आखिर की हम बात कर रहे हैं, 10 पॉइंट, 11 पॉइंट और 12 पॉइंट, इन तीनों के अंदर हम लोग पिछली सारी बातों को कंक्लूड कर रहे हैं, मैंने बताया। तो अब डेटा गवर्नेंस आप पूरा पढ़ चुके हैं, क्या क्या चीजें हम लोग कर रहे हैं। ये सब करने में आपको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे अब? जी, वो कौन था जो कह रहा था कि थोड़ी सी सर आप लेकर आए? कहाँ गया? कौन था वो? कौन था? कल किसी ने कहा था सर थोड़ा आप ऐसी चीजें लाएं अट्रैक्टिव। नहीं, आपने नहीं कहा था। कौन था? किसी ने कहा था सर कुछ ग्राफिक्स लाएं, कुछ ये मैं लेके आया हूँ बना के। सही है, अच्छी लग रही है वाली ग्राफिक्स। आपने फिरौन को देखा है? तो भाई यही दिया उसने, मुझे कहा कि यार आपके बच्चे जिस तरह के वो यही सूट करेगा उनको। सही है। तो एआई को पता है कि उसे क्या देना है, लेकिन उसने क्या निकाल के दिया है मुझे। इसका मकसद भी तो यही है ना। आप देखें, इसने डेटा के हिसाब से बना कर दिया है। इस कॉन्सेप्ट को समझें। ये पिक्चर मैंने नहीं बताई इसे, मैंने सिखा इस डेटा के हिसाब से पिक्चर दो। अब देखिएगा, आप कॉन्सेप्ट समझेगा और देखिएगा इसने पिक्चर सही दी है नहीं दी है। तरीका बताऊंगा, टेंशन ना। सबसे पहला चैलेंज क्या आएगा? ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस। आप लोग नाइन्थ में पढ़े हैं, मैट्रिक में पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर पढ़ा है, इंटर पढ़ा है ना सबने? कोई ऐसा जिसने ना पढ़ा हो? कोई है ऐसा ओए लेवल्स वाले? मतलब कोई तो होगा ना। सही है, कहीं ना कहीं से पढ़ के आए आप लोग। तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग नोट्स बनाते हैं। फिर हमारी क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है जो कभी नहीं आता है स्कूल या कॉलेज, फिर वो आखिर में कहता है यार नोट्स दे दो। होता ही नहीं होता। तो क्या आपको नोट्स देते हुए अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा दे तो देते हैं, अच्छा लगता है, बुरा लगता है? यार मैंने बनाए और ये लेके जा रहा है। नहीं, नहीं लगता ऐसा? क्या बात है, कितने नेक लोग हैं आप लोग, बड़े अच्छे लोग हैं। तो इसका मतलब आप लोगों ने नोट्स बनाने में मेहनत नहीं की, तभी आपको बुरा नहीं लगा। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है?
सर ये तो मेरा डेटा है, आप कैसे मांग सकते हैं? सोचिए मैं दिन रात लगा के, जैसे मुझसे किसी ने कहा, एक स्टूडेंट ने, कि सर आप हमें स्लाइड्स बनाकर दे दें। सही है, एक स्टूडेंट ने ये मुअत्तबाना रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा क्यों भाई, मैंने मेहनत की है 2 दिन लगा के, तो मैं तो नहीं दे रहा अपना डेटा। दे दूंगा, दे दूंगा। यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि यार ये तो मेरा डेटा है, मैं आपको क्यों दूं? तो ऑर्गेनाइजेशन में जब आप डेटा गवर्नेंस की बात करते हैं, आप तो कह रहे हैं कि सिस्टम्स को मर्ज करना है, एक डेटा दूसरा बंदा भी यूज करेगा। उस बंदे से तो पूछ लो कि वो देना चाह रहा है नहीं चाह रहा। तो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ना, वो ये आता है कि लोग अपना डेटा आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते। मसला क्या है? दिस इज माई डेटा, यू कांट हैव इट। डेटा साइलोज आर द एनिमी ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू। साइलोज मैंने बताया था क्या होते हैं, जहाँ डेटा एक तरह से जमा हुआ होता है, उसे कहेंगे। When teams hoard information like treasure, the entire organization suffers. Sales guards customer contacts, marketing protects campaign data, operations locks down supply chain insights. अब इन सबके पास अपना अपना डेटा है और इनमें से कोई डेटा शेयर करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है, क्या उसको डर क्या है कि अगर मैंने ये डेटा दे दिया तो शायद मेरा काम खत्म हो जाए, मेरा कोई काम ही ना रहे। तो हमने ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा डेटा गवर्नेंस के लिए, कि लोग अपना डेटा शेयर नहीं कर रहे होंगे। तो आपने लोगों से उनका डेटा लेना है, उनको ये बताते हुए कि आपकी वैल्यू खत्म नहीं होगी इससे, बल्कि हम लोग मिलकर मजीद डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। इसका मतलब ये, अब बताएं पिक्चर सूट कर रही है नहीं कर रही, कि एक बंदा कब्जा करके बैठा हुआ है अपने डेटा के ऊपर। जी, एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन। थोड़ी देर पहले हमने बात की, क्या एक आईटी वाले की जुबान एक बिजनेस वाले की जुबान सेम हो सकती है? नहीं हो सकती। अब देखें ये बेचारा एक सूट बूट में खड़ा हुआ, ये बिजनेसमैन वाला बंदा है, वो आईटी वाला, तनख्वाह भी कम है उसकी, काम भी कुछ नहीं करता, बस ऐसे ही बैठा रहता है और वो भरम दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेटा डेटा क्या है, उसको पता है डेटा कंसिस्टेंसी क्या है। उसको नहीं पता, वो अपने आप को कमतर समझ रहा है। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन यही कॉन्सेप्ट है कि एक आईटी वाला अपनी जुबान में बोल रहा होगा, बिजनेस वाला समझ ही नहीं पा रहा होगा। तो आप डेटा गवर्नेंस पे बात कर रहे हैं, मैंने आपको इतनी सारी बातें समझाई, तो अब आपको मेटा डेटा पता चल गया, लेकिन क्या एक बिजनेसमैन को पता होगा इसके बारे में? अगर उसने कैफ 3 नहीं पढ़ा तो उसे नहीं पता होगा। अगर उसने कैफ 3 नहीं पढ़ा तो उसे नहीं पता होगा। ये एक सबसे बड़ा डेटा चैलेंज आता है आपके पास, कि ये बिजनेस की नॉलेज है या आईटी की नॉलेज है। अब इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप रह रहा होगा। इसने डेटा को मैनेज कर लिया, सिस्टम बना लिया, इसको बता रहे हैं चीजें, इसको समझ ही नहीं आ रहा होगा। आईटी वाला बोल रहा है, वी नीड टू इम्प्लीमेंट मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स एंड एस्टेब्लिश अ डेटा कैटलॉग विथ लीनिएज ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज। क्या बात की, और बिजनेसमैन ने पता है क्या बोला? ब्ला 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 टेक्निकल जार्गन। तो उसके लिए ये बात फजूल है, उसको समझ ही नहीं आ रही है चीज के क्या बोल रहा है। उसने कहा जस्ट नीड सेल्स लीड्स एंड कस्टमर इनसाइट्स टू हिट माय क्वार्टरली टारगेट्स। अब इसका नतीजा क्या हुआ? वो एक बात अहम बता रहा था कि यार देखो मेटा डेटा है, आप इससे इस तरीके से काम करोगे, ये निकाल लोगे। अरे क्या बकवास कर रहे हो, मुझे बताओ कि बस मैं सेल्स कैसे बढ़ाऊं अपनी। तो ये एक चैलेंज आएगा आपके लिए जिसको आपने टैकल करना है। बजट्स एंड स्टेक होल्डर्स। सर डेटा गवर्नेंस आप लोग कर रहे हैं, याद होगा वो, हमने ऑन साइट ऑन प्रेमिसेस स्टोरेज बनानी है, क्लाउड लेनी है। इसमें खर्चा भी तो आएगा ना, या फी सबीलिल्लाह लोग आपको दे देंगे ऐसे ही, आ जाओ डेटा गूगल ड्राइव कह रही है मेरे पे रख लो डेटा, वन ड्राइव कह रहा है मेरे पे रख लो, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको पैसे देने पड़ेंगे। पैसे कौन अप्रूव करेगा? पैसे कौन अप्रूव करेगा? जो अपर लेवल के लोग हैं। तो अब आपको पहले उनको इसकी अहमियत समझानी पड़ेगी कि देखो, आप 50,000 खर्च करके 5 लाख की कॉस्ट बचा लोगे। ये चीज उनको समझाना एक मुश्किल काम है, तो ये आपके लिए एक चैलेंज आएगा। अब एक बात बताएं ईमानदारी से, क्या डेटा गवर्नेंस में हमने कहीं ये पढ़ा कि ये पॉलिसी लगा लो या ये गवर्नेंस कर लो फौरन से लाख रुपए आ जाएंगे? या लॉन्ग टर्म के अंदर ये चीज आपके बिजनेस को फायदेमंद है? अब बिजनेसमैन तोलता है हर चीज को, वो कहेगा यार पैसों की टर्म्स में बताओ कितना फायदा है मुझे। सही है, मैं अगर आज लाख लगा रहा हूं तो मुझे कल 10 लाख चाहिए। अब मैं कहूंगा यार ऐसे 10 लाख नहीं आएंगे, लेकिन आपके ऑपरेशंस इफेक्टिव हो जाएंगे, आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। अब उसको ये चीज समझाना मुश्किल का, तो ये आपके लिए एक चैलेंज आएगा। The CEO just saw the price tag $5 lakh for data governance platform plus
हेड काउंट फॉर आर डेडिकेट टीम, हेड काउंट कहते हैं आपको एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे. Their eyes glaze over as you explain metadata management and data lineage. They want to know what's the return. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने उसे पैसे बताए, वो कह रहा है भाई रिटर्न में क्या आएगा. मैं बोलूंगा आपके ऑपरेशंस अच्छे हो जाएंगे, बोलेगा अभी भी तो चल रहे हैं, अभी भी तो चल रहे हैं. बैलेंसिंग स्टैंडर्डाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी. मुझे बताएं, आपने कहा डेटा गवर्नेंस, ये होना चाहिए वो होना चाहिए. तस्वीर एंजॉय करें अब आप लोग. अब इंटरेस्ट बन रहा है, अब तो नींद नहीं आ रही तस्वीरें देख देख के. सही है. तो बैलेंसिंग स्टैंडर्डाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या मतलब. सर आपने कहा डेटा गवर्नेंस करनी है, हम ये प्रोसीजर ये पॉलिसी. तो आपने कहा एक पॉलिसी है, जब भी डेटा आएगा एक हफ्ते के लिए अप्रूवल में जाएगा, पहले वो उसको प्रोसेस करेंगे, डेटा स्टीवर्ड बैठेगा उसको देखेगा, सही होगा तो आगे आएगा. इतने में मार्केटिंग वाला बंदा कह रहा है भाई सीजन ही चला गया, मेरी तो 11/11 की सेल थी दराज की, वो सीजन ही चला गया, तुमने तो टाइम ज़ाया कर दिया सारा. तो क्या हमारी पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचाए. आप तो कह रहे हैं डेटा गवर्नेंस करो, मैंने तो कर दिया, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि वो ऐसी गवर्नेंस हुई कि एक हफ्ते तक वो डेटा पेंडिंग में ही पड़ा रहा क्योंकि वो अप्रूव नहीं हुआ था. अब बताएं क्या करें इस केस में. तो आपने इस सूरत में कुछ ना कुछ गुंजाइश रखनी है कि अगर कोई अर्जेंसी है तो इसको पेंडिंग अप्रूवल से निकाल कर डेटा प्रोवाइड कर दें. तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है, आपने स्टैंडर्डाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी में बैलेंस रखना है. बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल्स भी नहीं रखने कि हिल ही नहीं सकता कोई इसके बगैर, और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ना, दोनों नुकसानदेह. आपने चीज़ों को बैलेंस लेके चलना है. तो ये एक चैलेंज आ सकता है आप लोगों के लिए कि या तो आप जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नेंस की, आप उसे बहुत ज़्यादा टाइट बना देंगे कि भाई कोई हिल ही नहीं सकता इसके बगैर. तो डेटा आएगा तो सबसे पहले एक हफ्ते के लिए पेंडिंग में जाएगा, फिर उसके बाद आगे कोई काम होगा, अदरवाइज कोई काम भी नहीं होगा जी. तो डेटा आएगा तो उसके बाद पेंडिंग में चला जाएगा, फिर मजीद कोई काम होगा, अदरवाइज हम काम ही नहीं करेंगे इसके ऊपर. ऐसी चीज़ों से आपने बच के रहना है, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने हैं कंट्रोल्स, ना बहुत ज़्यादा लाइट बनाने हैं, क्योंकि दोनों का नुकसान है. या तो आपने टू स्लो कर दिया है या टू चाउटिक टू रिस्की, मतलब आपने सब कुछ छोड़ दिया. दोनों चीज़ें नुकसानदेह हैं आपके लिए. नीचे आपको दोनों का वो भी बताया है. 2 week approval process for data access. Innovation grinds to halt. Data scientists leave for faster companies. Business teams build shadow IT solutions. क्या मतलब, आपने क्या करा, अपने डेटा को बहुत ज़्यादा प्रोसेस के थ्रू पार्क कर दिया. तो अब क्या हो रहा है, डेटा आ रहा है लेकिन वो डेटा को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, वो डेटा कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहा जब तक उसको प्रॉपरली एक स्टीवर्ड ये ना कर ले वो ना कर ले. तो इन चीज़ों से आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा. दूसरी तरफ एग्जाम्पल दे रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा छोड़ दिया, मतलब, और छोड़ने का फिर नुकसान क्या हुआ, कंप्लायंस का मसला आएगा सबसे बड़ा. सही है. आपका डेटा सही नहीं होगा, क्वालिटी का मसला आएगा. द स्वीट स्पॉट, implement guardrails not gates. Create automated controls that enable speed while preventing catastrophe. कैटास्ट्रोफ कहते हैं कि कोई अनसर्टेनिटी, कोई बहुत बड़ा ऐसा इवेंट हो जाए, इसको कहते हैं. थिंक सेल्फ सर्विस डेटा एक्सेस विथ रोल बेस्ड परमिशंस नॉट अप्रूवल कमिटीज. ये सेल्फ सर्विस डेटा भी पढ़ा है हमने, ये उसी की बात कर रहा है. अब मुझे बताएं, अगर ये पेंडिंग अप्रूवल वाली चीज़ का हल मैं ऐसे निकालूं कि जो थोड़ा सा सेंसिटिव डेटा नहीं है, अगर मैं उस डेटा को बोलूं कि यार वो रोल बेस्ड के हिसाब से अलाइन कर दो ताकि सेल्स वाला बंदा अपने हिसाब से जल्द अज जल्द काम करे और हल निकाल ले, तो क्या सही नहीं है? या वो सही है कि हर बंदे का डेटा पहले अप्रूव होगा, अदरवाइज आगे नहीं जाएगा? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. डेटा गवर्नेंस का आपने सारे काम कर लिए, सब हो गया, लेकिन अगर आप उसे इम्प्लीमेंट ही सही से नहीं करवा पाए तो वो किसी काम का. आपने पॉलिसीज बना ली, प्रोसीजर्स बना लिए, क्वालिटी सब कुछ इंश्योर कर लिया, लेकिन आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए. अब इसको इम्प्लीमेंट करवाने का क्या मसला आएगा? सर मैंने एक बात बताई कि ये ऐसा नहीं होगा कि विद इन अ मंथ आपने काम किया और रिजल्ट्स नजर आ जाएंगे. आहिस्ता आहिस्ता काम करना पड़ेगा.
ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है पूरी। आपने डेटा की मदद लेनी है और लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस को एफिशिएंट इफेक्टिव बनाना है। A Fortune 500 manufacturer launched an ambitious 18-month governance program. By month 14, half the core team had moved to other roles. The executive sponsor retired, momentum evaporated. सर जब आपने प्लान बनाया था तो आपने कहा 18 महीनों तक हम ऐसे कंप्लायंस करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। फिर क्या हुआ? 12-13 महीने गुजरे, लोग ठंडे पड़ गए यार, क्योंकि लोगों को कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा। सेल्स वाला बंदा रोजाना सेल्स करने जा रहा है, क्यों? सेल्स आ रही है। डेटा गवर्नेंस वाले को तो कोई फायदा ही नहीं नजर आ रहा ना, कह रहे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो कहीं ये मसला ना आ जाए, ये एक चैलेंज है आप लोगों के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस, अब देखते हैं किताब इसके ऊपर क्या कह रही है। डेटा गवर्नेंस ऑफन रिक्वायर्स एन ओपन कॉर्पोरेट कल्चर विलिंग टू embrace change. Assigning roles and responsibilities can become a political issue as it involves redistributing authority and accountability, necessitating a sensitive approach. कितनी मुश्किल बात की है। Acceptance and communication. Gaining acceptance across the organization requires effective communication between technical and business teams. Program managers must bridge the gap, understanding both domains and fostering collaboration. वही वाली बात, एक बंदा कुछ बोल रहा होगा, दूसरा बंदा कुछ बोल रहा होगा, आपने इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसा ब्रिज बना के रखना है कि बात कम्युनिकेट हो सके। बजट्स एंड स्टेक होल्डर buy-in. Convincing stakeholders of the need for data governance programs can be difficult, especially when budgets are tight or when existing process seem adequate despite inefficiencies. एक कंपनी है जिसके पास वैसे ही बजट का मसला है। अब मुझे बताएं, आप उसे कह रहे हैं 1 लाख रुपए, वो कह रहा है कि या तो मैं प्रोडक्शन फैसिलिटी लगा लूंगा डेटा गवर्नेंस, वो कहाँ पैसे लगाएगा? प्रोडक्शन पे लगाएगा। क्यों? उसको वहां पे ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। Balancing standardization and flexibility. Organizations must strike a balance between enforcing governance standards and maintaining the flexibility needed to adapt to fast changing business requirements. सर आपने अपने बिजनेस को, अपने डेटा को फ्लेक्सिबल रखना है। ऐसा नहीं कि हमेशा पूरी जिंदगी के लिए वो क्या रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहा है या बहुत ज़्यादा लूज रहा है। दोनों को अपने बैलेंस लेके चलना है। Complexity of implementation. Implementing data governance is not a trivial undertaking. Global initiatives can be complex and long-term, risking loss of momentum or stakeholder trust if not managed carefully. यहाँ तक कोई बात जो ना समझ आई हो? इन पांचों को हमने अलग अलग एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया। कोई सवाल? जी, सब क्लियर है? कितने होशियार लोग हैं आप लोग, माशाल्लाह। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जब भी स्टूडेंट सवाल नहीं करते ना, मैं उनको एक बात कहता हूँ, या तो कुछ भी समझ नहीं आया या सब कुछ समझ आ गया। तो एक टीचर ने ये बात बताई थी मुझे कि देखो जब बच्चा सवाल नहीं करे ना, इसका दो ही मतलब होता है, या तो उसको कुछ समझ नहीं आया या सब समझ आ गया। अब आप लोग किस तरफ खड़े हैं? जी, बीच वाला सवाल करेगा, यही समझा रहा हूँ। A manufacturing firm aiming to implement a data governance program might face resistance from departments accustomed to informal data sharing practices. एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो कि डेटा गवर्नेंस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करवाना चाह रही है, तो उसको सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस वाला, मतलब लोग उसको डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहे। By starting with a small pilot project such as standardizing supplier data and demonstrating tangible benefits, reduced procurement delays, the firm can build acceptance and momentum for broader governance initiatives. समझ में आई सारी बात? चैलेंजेस तो आ गए सर, अब बेस्ट प्रैक्टिसेस बताते हैं और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज। ये जो मैंने 3 टॉपिक्स आखिर के बताए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा सवाल आ सकता है इसमें से। मतलब इस दफ़ा लग रहा है कि इसमें सवाल आ सकता है।
क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमने जो जितनी भी पढ़ी वो इसको पढ़ने के लिए पढ़ी। अगर आप गौर करें, हमने डेटा क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, कंप्लायंस, ये सब चीज़ें हमने बहुत जगह पर पढ़ी, लेकिन आखिर में इसको कंपाइल कहाँ किया? इन 3 टॉपिक्स के अंदर। अब डेटा गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं? बेस्ट प्रैक्टिसेस सर, सबसे पहली चीज मुझे बताएं, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नीचे वाले लोग सबसे अच्छे होने चाहिए या ऊपर वाले लोग? दोनों अच्छे होने चाहिए। अगर मैं बोलूं कोई एक, पहले किसको अच्छा होना चाहिए, नीचे वाले को ऊपर वाले को? क्यों? नीचे वाला? नीचे वाला बहुत अच्छा है, ऊपर वाला बड़ा खराब आदमी है, काम करवा सकता है। ऊपर वाला अच्छा है, नीचे वाला खराब है, काम करवा सकता है? करवा सकता है। तो यहाँ पर भी वो यही कॉन्सेप्ट दे रहा है। मेरी फर्म का डायरेक्टर है, सही है, मैं भले ही कितना सोचता हूँ, अगर मैं काम नहीं करना चाहता तो क्या वो मुझसे करवा सकता है? करवा सकता है। मुझे बोलेगा बेटा ये काम करना है तो करना है, ये डेडलाइन है, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मिसाल के तौर पर, तो वो काम करवा सकता है। Executive sponsorship, your foundation stone. At a Fortune 500 retailer, the CEO mandated unified customer data standards across all channels. Within 6 months, adoption reached 94% because teams knew the directive came from the top. Executive authority transforms governance from a suggestion into a requirement. आप कितना ही बोलते रहें कि काम कर लो, ये ऐसे कर लो, ये वैसे कर लो, लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर ऊपर से ऑर्डर आएगा तो करेंगे नहीं करेंगे? क्या हुआ, कोई मसला नहीं? कोई मसला है तो बता सकते हैं। बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं, पानी पीना है, थक गए हैं, बोर हो गए हैं, कुछ भी। फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई हमने भी पिछले वाले पॉइंट की तरह क्लास में, ना बहुत ज़्यादा टाइट रूल्स ना बहुत ज़्यादा लूज रूल्स, बीच में। जी। स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप, योर ब्लू प्रिंट फॉर सक्सेस। मुझे बताएं, अगर डेटा गवर्नेंस प्रोग्राम करना है, सोच लिया, अब क्या करें? बस सोच लिया काफ़ी हो जाएगा? आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, आपको प्लान करना है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? तरीके डेटा गवर्नेंस के लिए, किस तरीके से आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। Define your vision. What does data governance success look like in 3 years? Articulate how trusted data will drive competitive advantage, reduce risk and enable innovation. ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं। Reduce risk, innovation करना है। Your strategy answers the why and what. Create your phased plan. Break the journey into digestible chunks with clear milestones. सर हमारा इरादा है कैफ पास करने का, बस काफ़ी है? काफ़ी है? फिर क्या करना पड़ेगा हमें? क्या? फर्म जाना डायरेक्ट? क्या बात है, ये तो और आगे है 2 हाथ। तो मतलब मेरा एक टारगेट है, मुझे सीए क्वालिफाई करना है, सही है? सिर्फ फर्म जाके क्या करेंगे? आप ऐसे ही चली जाए, अभी आने भी नहीं देंगे नीचे गाड़ी रोक लेगा फर्म जाके क्या करेंगे? फर्म जाके काम करना पड़ेगा। कैफ के बाद फर्म जाएंगे, ठीक है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, पहले तो कैफ क्वालिफाई होगा ना। तो कैफ क्वालिफाई करना आपका अल्टीमेट टारगेट है अभी के लिए, वैसे तो सी है। तो बस सोचने से हो जाएगा या इसको मजीद ब्रेक डाउन करना पड़ेगा? तो शॉर्ट टर्म में टारगेट क्या है? वो याद है आईटीबी में कहीं पढ़ा था, विजन, मिशन, स्ट्रेटेजी, ये सब कनेक्ट करें ना, क्यों? मुझे याद है, आपको नहीं आता? तो बता क्यों नहीं रहे, क्या क्या था? विजन, मिशन और एग्जैक्टली तो ये क्या हुआ, एक बड़ा गोल, फिर उसको तोड़ते तोड़ते आप नीचे ले आए। तो सर मकसद क्या है? सीए क्वालिफाई करना। फिर छोटा मकसद, पहले तो ये 2-3 पेपर निकालेंगे हम, सही है। फिर उसके बाद एक अचानक से दिन आएगा रिजल्ट का, सही है। फिर नहीं नहीं, अभी आगे नहीं जा रहे, अभी पेपर की बात हो रही है। तो अभी 4 महीने पेपर की तैयारी के लिए। 4 महीने तो क्या एक रात में बैठ के तैयारी होगी कभी? होगी नहीं होगी? नहीं होगी। तो आपने क्या, हो जाती है? नहीं होती।
4 महीने में आपने उसको मजीद तोड़ना है कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल डेटा सिस्टम में 17 चैप्टर हैं, तो क्या करूं, 17 चैप्टर एक दिन में करूंगा? 17 चैप्टर है तो मुझे महीने में लेट से 6 चैप्टर करने हैं, 10 चैप्टर करने हैं, वॉट, आपने डिवाइड किया, आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं दिन में इतने घंटे पढ़ूंगी, इतने घंटे क्लास लूंगी, ये नोट्स होंगे, ये प्रैक्टिस होगी, तो काम होगा ना। या बस सोच लिया कि कैफ क्वालिफाई हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर अचानक से 24 अक्टूबर आएगी, शाम के 5 बजे का वक्त आएगा और आप लोग सोच रहे हो। ऐसा लग रहा है पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आपका रिजल्ट आ रहा है, क्यों? सब क्यों ऐसे? ऐसा क्यों होता है ऐसा? अभी कल रिजल्ट आएगा, देखिए कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे, कोई 1500 के करीब बच्चे क्वालिफाई होते हैं, 1500 या ऐसे ही 2000 के करीब। A winning example, phase 1. A hospital strategy is to improve patient care and meet regulatory standards through trusted data. इनका मकसद क्या है कि हमने क्या करना है, पेशेंट की केयर बढ़ानी है और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को फॉलो करना है, बस काफ़ी है। इन्होंने सोच लिया या इसकी स्ट्रेटेजी होगी कि हमने 2 महीने में ये करना है, 2 महीने में ये करना है। बिजनेस में ये हर जगह होता है, मकसद उनका होता है कि मैंने 3 महीने के अंदर अपनी सेल्स को इतने % से बढ़ाना है, तो ये करके छोड़ नहीं देते, फिर उसको सोचते हैं अब कैसे बढ़ाना है। तो एक स्ट्रेटेजी बनेगी कि अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि मेरी किस एरिया से सेल ज़्यादा आ रही है, कहाँ पर मैं ज़्यादा बंदे भेजूं, कहाँ पे मैं ज़्यादा सेल्स जनरेट करूं, कहाँ मैं डिस्काउंट्स ज़्यादा दूं। देयर रोड मैप इज गवर्न पेशेंट मास्टर डेटा टू रिड्यूस, मास्टर डेटा याद है कि जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, सारा जो मेन डेटा फाइल है, टू रिड्यूस डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। सबसे पहली शर्त तो ये कि आपके पेशेंट की जो मास्टर फाइल है वो क्या होनी चाहिए, उसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर उस डेटा की क्वालिटी खराब होगी क्या आपको फायदा होगा। इम्प्लीमेंट डेटा सिक्योरिटी कंट्रोल्स फॉर सेंसिटिव हेल्थ इंफॉर्मेशन। कंप्लायंस की बात की आपने, पेशेंट की बात की आपने, तो सर सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका जो डेटा है पेशेंट का वो क्या होना चाहिए, सिक्योर्ड रहना चाहिए, वो किसी गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डेटा यूज्ड फॉर क्लिनिकल रिसर्च, आपने अपने डेटा की क्वालिटी को इंक्रीज करना है। आपने स्ट्रेटेजी बना ली, अब क्या करें, स्ट्रेटेजी बनाकर छोड़ दें? हमने प्लान तो कर लिया कि हम एक दिन पहले दिन सर अम्माद की क्लास, फिर सर मुनीब की क्लास, फिर सर आफे की, ऐसे क्लासेस तो लेंगे, फिर मैं घर जाके 1 घंटा पढ़ूंगी, फिर 1 घंटा ये करूंगी, और ऐसा कभी कुछ नहीं होता। ऐसा ही है ना, कभी कुछ नहीं होता ऐसा, वो सिर्फ ऑन पेपर चीज़ रह जाती है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि आपने प्लान बनाया है तो बराए मेहरबानी उसको एग्जीक्यूट भी करें, छोटे छोटे उससे स्टार्ट करें, रोजाना 1 घंटे पढ़ें। मगर हम नहीं पढ़ेंगे, हमने तो कसम खाई हुई है। मंथ में क्या हुआ, किसी ने बुलाया? मंथ 1, फाउंडेशन, सिलेक्ट हाई इम्पैक्ट डोमेन, एस्टेब्लिश बेस लाइन मैट्रिक्स, इंगेज स्टेक होल्डर्स। पहला मेरा मंथ का टारगेट है कि मैंने क्या करना है, मैंने अपने हाई इम्पैक्ट सप्लायर्स को उठाना है कि मैंने किन से खरीदना है, किन से नहीं खरीदना है, मतलब बिल्कुल छोटे लेवल पे काम शुरू किया मैंने। या मैं सिर्फ प्लान करके छोड़ दूं? नहीं सर, छोटे छोटे काम शुरू करें, कतरे कतरे से दरिया बनता है। मंथ 2, एग्जीक्यूशन, क्लीन एंड स्टैंडर्डाइज डेटा, इंप्लीमेंट क्वालिटी रूल्स, ट्रेन डेटा स्टीवर्ड्स। और मंथ 3 पे मैंने कहा मैं इसकी वैलिडेशन करूंगा। इटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन, मैंने बताया इटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन का इटरेटिव का मतलब होता है कि कोई काम करना, उसके रिजल्ट देखना, सीखना, फिर ऐसे मजीद कंसिस्टेंटली काम को करते रहना। यहाँ पर भी वो आपसे यही कह रहा है कि आपने अपने डेटा गवर्नेंस, अब ये डेटा गवर्नेंस में मैं बार बार एक बात समझा रहा हूँ कि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि आपने 500 की सेल करी काम हो गया, ये एक लॉन्ग टर्म की जर्नी है पूरी। आपने काम करते रहना है, सीखते रहना है, कोई चेंज आ रहा है उसे अडॉप्ट करते रहना है, तो एक लॉन्ग टर्म की जर्नी है। Launch core data rules for lending products, monitor usage and quality metrics, refine based on feedback, add customer risk data with enhanced validation, scale to additional products with mature process and tools. इन सबसे क्या होगा, आपका काम ऐसा नहीं होगा कि बस एक बार करके छोड़ दिया, आपने वो काम करते रहना है,
उसमें कोई मसला आता है उसको मॉनिटर भी करना है। मॉनिटर वाली बात भी पढ़ी थी हमने कल, याद होगा। आपने कोई चेंज कर रहे हैं उसको देखते रहें। इवेल्युएट एग्जिस्टिंग प्रोसेस, इवोल्यूशन ओवर रेवोल्यूशन। मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने अकाउंटिंग सीखी, रिकॉर्डिंग सीखी कि किस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड होती है। आज के दौर में यह अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे होती है, सही है। सैप का नाम सुना हो आप लोगों ने अगर, ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको आप ट्रांजैक्शन देते हैं, एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या इसने कोई नया कॉन्सेप्ट बनाया अकाउंटिंग के लिए, या वही जो आपने पढ़ा हुआ है? ये भी वही कह रहा है, एवोल्यूशन ओवर रेवोल्यूशन। आप जरूरी नहीं कि कोई अकाउंटिंग का मैं तो कोई नया कॉन्सेप्ट लाऊंगा। अब जो इक्वेशन है वो एसेट इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी नहीं रखूंगा, मैं कहूंगा लाइबिलिटी बराबर है एसेट प्लस इक्विटी के। कोई नई चीज लाने की जरूरत नहीं है, वो जो ऑलरेडी चीज चल रही है उसको मजीद इम्प्रूव कर दें। आई कैप ने एक बुक दी है कैफ 3 की, मैं बोलूँ नहीं मैं तो एक अपनी बुक बनाऊंगा, नहीं अच्छा करूंगा क्या, वही बुक दोबारा अपने नाम से प्रिंट कर दूं, क्या सही है? नहीं, मैंने वो बुक यूज की, मैंने दूसरे टीचर्स की बुक उठाई, उसमें से डेटा लिया और मजीद एक अट्रैक्टिव स्लाइड्स बना के रख दी। अगर उसमें कहीं इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो करें, उस चीज को शुरू से करने की क्या जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशन ओवर रेवोल्यूशन। Practical example, finance performs monthly reconciliation manually using spreadsheets, tedious but accurate, rather than mandating a completely new tool. Governance leaders automated the reconciliation process while preserving finance's validation checkpoints and familiar output format. Result, same accuracy, 80% less time and zero resistance. क्या एग्जाम्पल में बोलना चाह रहा है? रिकंसिलिएशन पढ़ा हुआ है, बैंक रिकंसिलिएशन। ये काम एक्सेल में होता है, वो ऐड लेस ये वाले चेक्स, ऐड लेस आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, ये वाले काम करते हैं हम लोग। ये काम हो रहे थे स्प्रेडशीट्स में, तो मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में कहा कि देखो ये काम तुम एक्सेल पे कर रहे हो, मैं क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दूं जिसको तुम यही सारी ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करो और वो तुम्हें एंड में रिकंसिलिएशन प्रोवाइड कर दे। तो मेरा टाइम बचा, एरर के चांसेस कम हुए। गलती से मैं अगर माइनस का साइन लगाना भूल जाता तो आंसर गलत आ सकता था, लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा होने के चांस। क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हु डज व्हाट। याद करें, बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ पे? रोल्स एंड कहाँ पे? हाँ हाँ बोले। स्ट्रेटेजिक लेवल, टेक्टिकल लेवल, पॉलिसी प्रोसीजर्स, मैंने बताया कि वहीं से कनेक्ट हो रही है वाली बात कि आप रोल्स बनाएं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाएं, कौन डेटा का ओनर होगा, कौन डेटा का स्टीवर्ड होगा, कौन पॉलिसी बनाएगा, कौन प्रोसीजर बनाएगा, कौन उसे इम्प्लीमेंट करवाएगा। ये सारे काम क्लियर रखें तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है आपके काम को करने के लिए। यूज एस्टेब्लिश्ड फ्रेमवर्क, डोंट री इन्वेंट द व्हील। मतलब आपके पास, हमने कल डेटा गवर्नेंस के कुछ सॉफ्टवेयर्स पढ़े थे, याद है? याद है, डेटा गवर्नेंस के कुछ सॉफ्टवेयर्स पढ़े थे, इन्फॉर्मेटिका, सही है। ज़रूरी है कि मैं वो सॉफ्टवेयर दोबारा बनाऊं शुरू से, या वो हैं उनको इस्तेमाल कर लूँ? यहाँ भी वो ये बात कर रहा है, डोंट री इन्वेंट द व्हील। एक चीज़ बनी हुई है उसका इस्तेमाल करो और अपना काम निकालो, बजाय इसके कि तुम वो काम दोबारा से शुरू करो। A company uses the Bark9 field matrix, सॉफ्टवेयर का नाम है, to diagnose its governance maturity. It discovers it has great tools but no clear owners. This insight directs them to focus on defining data stewards first rather than buying more software. अब एग्जाम्पल में क्या दिया, कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर लिया और उससे डायग्नोस करवाया कि मेरे डेटा गवर्नेंस में कहाँ मसला है। तो उस सॉफ्टवेयर ने बताया कि देखो आपके गवर्नेंस मेच्योरिटी का मसला है कि आपके पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो अब मुझे पता चल गया कि मुझे किस जगह पे काम करना है, मैंने डेटा ओनर्स और डेटा स्टीवर्ड्स को काम पे लगाना है कि अब यहाँ से काम संभालो। adopt governance platforms, टेक्नोलॉजी एज फोर्स मल्टीप्लायर। ये बात ऊपर से कनेक्ट हो रही है, कहना चाह रहा है, ऊपर वो कह रहा था कि नया बनाने की जरूरत नहीं है, इस्तेमाल कर लो किसी की बनाई हुई चीज को। यहाँ वो कहना चाह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी आई हुई है उसको इस्तेमाल करो और अपने काम को मजीद एफिशिएंट बनाओ।
Manual governance doesn't scale as data volumes grow and regulations tighten. Purpose built platforms become essential. These tools automate tedious tasks, tedious कहते हैं मुश्किल, complex इस तरह की चीजें, enforce policies consistently and provide transparency across the enterprise. कैसा होगा कि मैनुअल डेटा बढ़ता जा रहा है, डेटा तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या आप मैनुअल काम को मजीद एफिशिएंट बना सकते हैं? नहीं। क्या एफिशिएंसी लाएंगे आप? बंदा बैठा काम कर रहा है, 2 बंदे रख दोगे। लेकिन एक काम अगर आप टेक्नोलॉजी की मदद से करोगे, जो टूल्स हमने पढ़े गवर्नेंस के लिए, वो इतना सारा डेटा आप उसे दो और बोलो कि यार मुझे बताओ मैं कौन सी रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं कर रहा, मुझे बता दो, वो आसानी से बताएगा नहीं बताएगा? या मैं ये करूं कि बैठकर एक एक रेगुलेशन पढूं और फिर इंप्लीमेंट देखूं कि कहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? बात समझ आ रही है? यूजिंग कोलिब्रा और सिमिलर प्लेटफॉर्म्स लाइक एलेशन, इन्फॉर्मेटिक और एटलान, ये सब सॉफ्टवेयर्स के नाम में गवर्नेंस के लिए यूज होते हैं. A financial service firm created a searchable catalog of 50,000 plus data elements. Now, when an analyst needs monthly active users, they find the trusted governed metrics in seconds, complete with definition, calculation, logic, and data owner. Before the platform, this discovery took days of emailing colleagues. The right technology transforms governance from burden to enabler. मुझे बताएं टेक्नोलॉजी के बगैर ये काम कितना मुश्किल होता? आप एक एक बंदे को ईमेल कर रहे होते, मुझे बताओ ये डेटा है, कौन इसका ओनर है, कौन इसका स्टीवर्ड है, किसका क्या काम है, किससे पूछूं? और अगर यही काम आपको टेक्नोलॉजी ने करके दे दी तो ये आसानी हुई या मुश्किल? समझ में आया? शक्लें क्यों अजीब सी हुई हैं आप लोगों की? आपका तो आता ही होता है। बाकी सब क्लियर है? कोई सवाल? जी क्लियर है? कंटिन्यू करें? क्या एंड हो गया? नहीं अभी कहाँ से एंड हुआ, थोड़ा सा रहता है। स्लाइड्स का बताएं सर, पूरी क्लास नहीं, मुझे लग रहा है अभी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ। छुट्टी का टाइम होता है तो मुझे वहां से पता चल जाता है, वहां से मुझे टाइम नहीं देखना पड़ता कि छुट्टी का टाइम हुआ नहीं हुआ, मुझे वो फौरन से बता देती है सर टाइम हो गया छुट्टी का। फिर देखें सैटरडे को आना पड़ेगा सुबह 8:45 बजे, सोच लें। तभी तो कह रहा हूँ, अगर अभी हो गया तो शायद सैटरडे बच जाए, क्या ख्याल है? सही है, सैटरडे को 8:45 आना पड़ेगा। सब आ रहे हैं ना फिर? क्लास है। तो आना तो है, वैसे ये कहना चाह रही हैं? नहीं नहीं, मेरी पहले से शेड्यूल्ड है 8:45 से, वो बाद में है शायद। कैफ 6? क्या हो गया? मेरी क्यों रख दी फिर? चेक करें।